हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यानी खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र हम देख रहे हैं और आज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले सीबीएसई इसको अलग अलग चैप्टर्स के रूप में लेकर चलती थी, लेकिन खुली अर्थव्यवस्था के पार्ट में अब 2 चैप्टर का समायोजन करके इसको अच्छे से देखा जा रहा है। तो क्या है भुगतान संतुलन, क्या क्या चीजें इसमें शामिल की जाती हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और इसकी मदें क्या क्या हैं, ये सारी चीजें डिटेल में इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक और बात का ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 6 से 12 तक की पूरी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यानी आपको यहां 10-20% का सिलेबस कवर करने के बाद किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए ये सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन, भुगतान संतुलन। अब देखिए, भुगतान संतुलन का जो पूरा टॉपिक है, इसको हम देख रहे हैं किसके परिप्रेक्ष्य में? इसको हम देख रहे हैं ओपन इकोनॉमी यानी कि खुली अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। ओपन इकोनॉमी। अब खुली अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जब हम देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया के साथ कोई हमें भुगतान का लेखा जोखा बताना है। जो पूरी दुनिया के साथ हमारा ट्रांजैक्शन है, इसका कोई विवरण है जिसकी चर्चा हमें करनी है। ठीक है, अब वो क्या है समझते हैं। जब मैं आपको खुली अर्थव्यवस्था का परिचय बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो पूरी दुनिया के साथ समव्यवहार या व्यापार करें, आयात निर्यात करें, इनको हम खुली अर्थव्यवस्था में रखते हैं। अब ये जो समव्यवहार है, ये जो व्यापार है, आयात निर्यात है, इसके अलावा कुछ और तरीके के लेन देन है, उनके लिए एक विवरण बनाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, उसमें भी एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से जब एक देश कोई दूसरे देश या दुनिया के कई सारे देशों के साथ समव्यवहार करता है, लेन देन व्यापार करता है, उसका एक विवरण तैयार करता है। उसी विवरण को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन। इसमें बहुत कुछ नहीं होता। इसमें यह होता है कि भाई आपको कहां कहां से पैसे मिलने हैं और कहां कहां आपके पैसे जाने हैं। जहां जहां से भी पैसे मिलने हैं उसको हम मानते हैं कि वो हमारा निर्यात है। बात समझिए, वस्तु सेवा का निर्यात तो हम करते ही हैं। वैसे भी जैसे मान लीजिए हमको किसी ने गिफ्ट दे दिया तो हम मानेंगे कि हमारा निर्यात था, हमको पैसा मिला है, और उसको हम रखते हैं क्रेडिट साइड में, और जो जो पैसे हमको देने होते हैं उसको रखते हैं हम डेबिट साइड में। ये मैं आपको पूरा प्रोफार्मा दिखा दूंगा, आपको पूरा उसका खाका दिखा दूंगा, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए ना कि पूरी दुनिया के साथ जो लेन देन का विवरण तैयार होता है, एक चिट्ठा तैयार होता है, एक खाता तैयार होता है, उसी खाता को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। साधारण भाषा में ये समझ लीजिए, यानी एक देश को दूसरे देशों को या पूरी दुनिया को कितना देना है और पूरी दुनिया से कितना लेना है, चाहे उसके कारण कुछ भी हो, ये सारी की सारी चीजें रखी जाती हैं किसमें? इस भुगतान संतुलन में। अब देखिए, भुगतान संतुलन से आशय किसी देश विदेश की वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात एवं उनके मूल्यों के संपूर्ण विवरण से होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आयात निर्यात के अलावा और चीजें नहीं होती, वो भी हो, मैं आपको चर्चा करूंगा, लेकिन आप इसको समझिए। एक तो आप ये ध्यान रखिए कि भुगतान संतुलन में वस्तु और सेवा दोनों रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक इसका और छोटा भाई है व्यापार संतुलन, उसमें सेवाएं नहीं रहती, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा आपसे। तो भुगतान संतुलन से आशय किसी देश विदेश की वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात और उनके मूल्यों से होता है। दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए इस विवरण में लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। दोहरा प्रविष्टि प्रणाली क्या है? डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अकाउंट जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको यह समझ में आ रहा होगा। डबल एंट्री सिस्टम कुछ नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं आपको बता देता हूं कि जिसमें अकाउंट में 2 हिस्से होंगे, एक तरफ डेबिट, एक तरफ क्रेडिट। पैसा जो आएगा वो क्रेडिट, जो जाएगा वो डेबिट। ठीक है, और उसको लास्ट में हमें बराबर करना होता है। तो हम दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर तैयार करते हैं। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भुगतान संतुलन में जो खाता बनता है वो किस प्रणाली के तहत बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोहरा प्रविष्टि प्रणाली। इसमें बाई और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के मूल्यों का विवरण रहता है। जो ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये अकाउंट, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ये आपका बीओपी अकाउंट है, मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब इधर रख दिया जाएगा क्रेडिट, जिसको सीआर से दिखाएंगे, और इधर रख दिया जाएगा डेबिट। ठीक है,
तो बाईं ओर क्या होगा, जितने भी तरीके के एक्सपोर्ट या निर्यात होंगे, जो भी निर्यात या एक्सपोर्ट होगा जिसको हम एक्स से शो करते हैं, ये ध्यान रखिए इस पूरे चैप्टर में निर्यात को एक्स से शो किया जाएगा। और यहां क्या होगा, जितने भी तरीके के आयात रहेंगे, ठीक है, जिसको एम से शो किया जाएगा। ठीक है, अब जो भी पैसा आएगा वो यहां प्लस होगा और जो भी पैसा यहां से जाएगा वो यहां माइनस होगा। यानी इस तरफ हम रखते हैं धनात्मक चीजें, ठीक है, और इस तरफ रखते हैं ऋणात्मक चीजें जो कम होनी है, ऋणात्मक एंट्रीज होंगी, और यही कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का या भुगतान संतुलन का पूरा अकाउंट ऐसे बनता है। मैं और आगे आपको और चीजें दिखाऊंगा। तो बाईं ओर वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के मूल्यों का विवरण होता है। ये देश की लेनदारियां होती हैं। ठीक, ये क्या है, ये लेनदारियां हैं, जो पैसा आपको मिलने वाला, आप इसको एक असेट भी कह सकते हैं, मतलब आपकी पूंजी रहती है जो आपको मिलने वाला है। तो इधर क्या है, सब लेनदारी है, जो पैसा आपको मिलने वाला है बाईं तरफ। अच्छा आगे देखिए, ये धनात्मक होता है, जबकि दाईं ओर वस्तुओं और सेवाओं के आयात के मूल्यों का विवरण होता है। तो ये क्या है, ये देनदारी होती है, इसको हम कहते हैं देनदारी। इसको अंग्रेजी में लाइबिलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि आपको जो पैसा देना है वो लाइबिलिटीज होंगी आपकी। ठीक है, तो इधर आपकी होगी लेनदारी, इधर आपकी होगी देनदारी। ये आपके असेट्स हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाई देता है। जनरल अकाउंटिंग भी कुछ आप इसी तरह करते होंगे अगर आपने किया है तो। ठीक है, तो भुगतान संतुलन में ये पूरा विवरण तैयार किया जाता है कि पूरी दुनिया से, यानी आप इसमें आप क्या देखेंगे, पूरी दुनिया से चाहे जिन जिन माध्यम से आपको पैसा मिलना है वो चीजें, और पूरी दुनिया से चाहे जिन जिन कारणों से आपको पैसा देना है वो चीजें इधर रखी जाती हैं। अब वो मदे क्या है, मैं उसकी चर्चा डिटेल में हम करने वाले इस चैप्टर में। पहले आप बेसिक से समझते हुए चलिए कि भुगतान संतुलन का जो पूरा अकाउंट तैयार होता है वो कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, चलिए ये आपको चीजें क्लियर हो रही है, आगे देखते हैं। अब जो दाईं तरफ है ये देश की देनदारी होती है जो ऋणात्मक होती है, और इन दोनों पक्षों के अंतर को भुगतान संतुलन कहा जाता है। तो दोनों तरफ जो डिफरेंसेस होंगे उनको भुगतान संतुलन कहा जाएगा। हालांकि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी लेनदारी कम है और देनदारी ज्यादा है, तो जितना पैसा और देना पड़ेगा उतना आप लोन ले लेंगे, ऋण लेके, और पैसा चुका देंगे, तो लास्ट में वैल्यू हमेशा बराबर आ जाती है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संक्षेप में भुगतान संतुलन किसी देश के अंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवहारों का परिमाणात्मक सारांश होता है। परिमाणात्मक सारांश बोलते हैं क्वांटिटेटिव समरी को, यानी पूरी दुनिया का, पूरी देश, किसी देश में जो अंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवहार है उसका, वित्त व्यवहार यानी पैसे रुपए से संबंधित जो व्यवहार चल रहा है, चाहे आप उसमें आयात निर्यात को रख लीजिए, चाहे आप उसमें किसी तरह के उपहारों का लेन देन रख लीजिए, चाहे उसमें किसी तरह के लोन का लेन देन रख लीजिए, चाहे उसमें संपत्तियों के क्रय विक्रय का लेन देन रख लीजिए, चाहे आप उसमें सेवाओं के क्रय विक्रय का लोन ले लीजिए, का लिख लीजिए। ये सारी चीजों का जब आप परिमाणात्मक सारांश लिखते हैं, यानी एक तरह का आप जब क्वांटिटेटिव समरी बनाते हैं, ये अंग्रेजी के शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में तो जरूर इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप हिंदी के शब्दों से क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आप अंग्रेजी के शब्दों का थोड़ा सा हेडिंग आपको ध्यान रहे तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये एक तरह का परिमाणात्मक सारांश या क्वांटिटेटिव समरी होता है किस चीज का, अंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवहारों का, यानी आप पूरी इंटरनेशनल किस तरह का फाइनेंशियल आप व्यवहार कर रहे हैं इसका एक समरी होता है। भुगतान संतुलन को खाते का संतुलन कहते हैं, बैलेंस ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है, और अंतरराष्ट्रीय ऋण का संतुलन भी कहा जाता है, यानी बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल इंडेप्टनेस भी कहा जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अब क्या होता है, भुगतान संतुलन का आपने एक क्विक जो है अकाउंट का समरी देखा कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। इसमें बाईं तरफ आपकी लेनदारियां या असेट्स आएंगी, दाईं तरफ आपकी देनदारी आएगी, और पूरी दुनिया से जो वित्तीय लेन देन का सारांश है, समरी या विवरण है, वो आपका भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है, चलिए आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चंस की डिमांड के हिसाब से, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वैसे भी आपके समझ के लिए कि भुगतान संतुलन की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो भुगतान संतुलन का स्वरूप सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आर्थिक सौदों का विवरण। ठीक, यानी आप कह सकते हैं कि समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, यानी आप जो भी आर्थिक सौदे कर रहे हैं,
क्या क्या आ जाएगा उसमें? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, संपत्तियों का क्रय विक्रय, उपहार, ऋण, लेबर का क्रय विक्रय यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे के सारे आर्थिक सौदे जो होंगे, ग्रांट कोई दे रहे हैं, इनका एक विवरण है। इसकी चर्चा तो हम डिटेल में बहुत देर से देख ही रहे हैं। दूसरा, अगर आप भुगतान संतुलन का स्वरूप देखेंगे, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, तो भुगतान संतुलन प्राय एक विवरण के रूप में होता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, देय या नाम अथवा विकलन पक्ष और जमा या समाकलन पक्ष। यानी एक तरफ आपकी देनदारी लायबिलिटी रहती है, एक तरफ आपके जो पैसे मिलने वाले वो रहते हैं। निश्चित अवधि यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, तो ये खासकर कितने समय के लिए? 1 वर्ष या एक वित्तीय वर्ष भी आप इसमें कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो भुगतान संतुलन का अकाउंट बनाया जाता है 1 वर्ष के लिए होता है। प्राप्ति और भुगतान को सम्मिलित करना, ये तो मैंने आपको बताया ही कि इसमें आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं, कितना आपको पेमेंट करना, ये चीजें रहेंगी। दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदों को सम्मिलित करना। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके सामने, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। अब देखिए, ये पूरे चैप्टर में आपको काम करने वाला है, क्योंकि ये बार बार आएगा, खासकर व्यापार संतुलन की स्थिति से। इसको अगर हम देखना चाहें तो देखिए, दो चीजें होती हैं, दो मदें। एक होता है दृश्य मदें, जिसको कहते हैं, और एक होता है अदृश्य मदें। अदृश्य मदें, इसको कहते हैं विजिबल आइटम्स, और इसको कहते हैं इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स। अब विजिबल आइटम्स में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे जो वस्तुएं हैं, ठीक, वस्तुएं, और यहां क्या होता है? सेवाएं। ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यापार संतुलन जब आगे हम समझेंगे तो उसमें बहुत काम आने वाला है। अब देखिए, जितनी भी तरीके की वस्तुएं या गुड्स हैं, ये सब को हम दृश्य मदों में रखते हैं। यानी जैसे ये पेन दिखाई दे रहा है, ये टी शर्ट दिखाई दे रही है, खाने पीने की चीजें दिखाई दे रही हैं, इनका आयात निर्यात जब होता है तो वो दृश्य मद या विजिबल आइटम्स में आता है। और जो सेवाएं हैं, जैसे मान लीजिए आप शिक्षा की सेवा है, स्वास्थ्य की सेवा है, पर्यटन या टूरिज्म की सेवा है, इंश्योरेंस बीमा की सेवा है, टेलीकम्युनिकेशन की सेवा है, इंटरनेट, जितनी सेवाएं आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी सेवाओं का आयात निर्यात होता है, वो अदृश्य मदों में आता है, यानी इनविजिबल आइटम्स में आता है। तो ये डिफरेंस भी आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों की दोनों चीजें भुगतान संतुलन में शामिल होती हैं। अभी आगे जब आप व्यापार संतुलन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर किया जाएगा कि व्यापार संतुलन में अदृश्य मदें नहीं आती हैं, लेकिन भुगतान संतुलन में ये दोनों की दोनों मदें आएंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। सरकारी और गैर सरकारी सभी मदें शामिल होंगी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, चाहे गवर्नमेंट की के ट्रांजैक्शंस हो या प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हो, दोनों चीजें आएंगी। और द्विअंकन प्रणाली, डबल एंट्री वाला सिस्टम है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ विशेषताएं थे भुगतान संतुलन की, इसको ध्यान रखनी है। अब दृश्य मदें अदृश्य मदें के बारे में आ गए, आप इसको समझ लीजिए। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है जिनका बंदरगाह में रखे गए रजिस्टर में लेखा जोखा रखा जाता है। सिंपल इस बात के लिए इसलिए रखा जा रहा है कि बंदरगाह या हवाई अड्डों पर जो रजिस्टर होगा, वहां चीजें लिखी जाएंगी ना, कि इतनी मछली गई, इतने पेन गए, इतना शर्ट गया, इतना खाने पीने की गेहूं गया, जो चीजें भी हैं, जिसका एक रजिस्टर मेंटेन है, जिसको आप क्वांटिटी में लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, वो सारी की सारी चीजें क्या है? विजुअल आइटम है। इसमें केवल वस्तुओं, ध्यान रखिए, केवल वस्तुओं, ओनली गुड्स, केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को ही शामिल किया जाता है। ये दृश्य मदें हैं। अदृश्य मदें क्या है? इनके अंतर्गत सेवाओं के आदान प्रदान को शामिल किया जाता है। सेवाएं यानी सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, बीमा, जहाजी सेवा, विदेश में शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ब्याज तथा लाभांश, सैन्य सहायता, विदेशी दान, जुर्माना, क्षतिपूर्ति, हस्तांतरण। हस्तांतरण क्या है? जैसे मान लीजिए आप यूनिलेटरल पेमेंट्स करते हैं, एक तरफा पेमेंट, किसी ने गिफ्ट दे दिया, किसी ने आपको मदद कर दी, कोई पेंशन मिल गई, कोई स्कॉलरशिप मिल गई, ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं, ये अदृश्य मदों में आएंगी। ठीक, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए ये डिवीजन जरूरी है, क्योंकि जब आप व्यापार संतुलन पढ़ेंगे तो उसमें ये अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार अदृश्य मदों में सेवाओं और पूंजी के आयात निर्यात को रखा जाता है। तो जो कैपिटल एंड सर्विसेज हैं वो अदृश्य मदों में आ जाती हैं। फिर एक तीसरा इसमें पॉइंट आता है। अब इसमें देखिए, ये चार चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट रूप से भुगतान संतुलन के अंदर आएगी वो दिखाई जा रही है। अदृश्य मदें, दृश्य मदें, अदृश्य मदें। तीसरी कौन सी चीज आएगी? एक पक्षीय अंतरण।
ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, ये भी भुगतान संतुलन के पार्ट होते हैं। मतलब आप यहां पे इसको एक छोटा समरी बना के रख सकते हैं। 4 पार्ट आपको अगर देखने हैं, यानी भुगतान संतुलन के भुगतान संतुलन, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे जो छोटी छोटे नोट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें पहला चीज आएगा, ठीक है, दृश्य मदे, दूसरा अदृश्य मदे, तीसरा एक पक्षीय, ठीक है, भुगतान जिसको यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आप कर रहे हैं, एक पक्षीय अंतरण, ठीक है ना। और चौथा कैपिटल, क्या है, देखिए चौथा एक पक्षीय अंतरण के बाद पूंजी अंतरण, यानी कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस। ये वो 4 चीजें हैं जो भुगतान संतुलन को बनाती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसकी एंट्री की जाती है, ये ध्यान रखिए। और जो अभी मैं आपको छोटी सी चीज बता दे रहा हूं, आगे अलग डिटेल बताऊंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी 2 पार्ट हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। ये तीनों के तीनों जो है वो करंट अकाउंट या चालू खाता में आती है, चालू खाता यानी करंट अकाउंट, और ये अकेले आता है पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये 4 चीजें ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपने दृश्य अदृश्य मध्य पढ़ ली। अब एक पक्षीय अंतरण क्या है? एक पक्षीय अंतरण का मतलब ये होता है ऐसा भुगतान या पेमेंट जो एक तरफा हो, जिसके बदले में कुछ मिलने की उम्मीद ना की जा रही हो। एक पक्षीय अंतरण वे होते हैं जो केवल एक पक्ष द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें उपहार, दान, किसी व्यक्तिगत कोई बकाया हो, इसका भुगतान, या जैसे मान लीजिए कि रेमिटेंस, एक इसमें आता है प्रेषण। हालांकि रेमिटेंस का सही उसी को मानेंगे, प्रेषण। प्रेषण माने जैसे मान लीजिए यहां के लेबर जाकर किसी विदेश में कहीं काम कर रहे हैं, या यहां के लोग कहीं विदेश में सर्विस कर रहे हैं, वहां से पैसे भेज रहे हैं अपने परिवार के लोगों को अपने देश में। ये भी सारी चीजें एक पक्षीय भुगतान। इस तरह के अंतरण में किसी भी रूप में पुनर्भुगतान के लिए शर्त नहीं होती। इसमें उस चीज का रीपेमेंट करने की कोई उसमें बाध्यता नहीं होती कि जो पैसा आया है उसका रीपेमेंट करना है या उसको लौटाना है, ऐसी कोई चीज इसमें शामिल नहीं होती। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये एक पक्षीय अंतरण या यूनिलेटरल ट्रांसफर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, लास्ट में जो भुगतान संतुलन का पार्ट आता है वो है पूंजी अंतरण या कैपिटल ट्रांसफर। पूंजी अंतरणों में पूंजीगत प्राप्ति, ठीक, और पूंजीगत भुगतानों से संबंधित व्यवहारों को शामिल किया जाता है। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, पूंजीगत भुगतान क्या है, इसकी डिटेल में कई मदे हैं। उन आइटम्स को हम एक एक करके देखेंगे, जैसे ऋण का लेन देन, संपत्तियों का क्रय विक्रय, ये सारी चीजें जो शामिल की जाती हैं, वित्तीय चीजों का क्रय विक्रय, ये सारी की सारी पूंजी अंतरण में या कैपिटल ट्रांजैक्शंस में शामिल की जाती हैं। तो ये 4 तरह के वो ट्रांजैक्शंस हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बनाए जाते हैं। एक विजुअल आइटम्स, यानी आप मान के चलिए यहां वस्तुओं का आयात निर्यात, सीधे सीधे वस्तुओं का आयात निर्यात, यहां सेवा और पूंजी का आयात निर्यात, या सेवा का मान के चलिए, ठीक, वस्तुओं और सेवा का यहां आयात निर्यात, ये 2 चीजें शामिल हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद एक पक्षीय अंतरण एक शामिल होता है, और लास्ट में पूंजी अंतरण। ये 4 चीजें मिलकर भुगतान संतुलन का पार्ट बनती है, जिसको हमने यहां पर लिखा भी हुआ है। इसको भी आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये किस किस तरीके से एंट्री चलती है। अब देखिए यहां पर आप थोड़ा सा एक मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप ड्रॉ करना चाहे भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अकाउंट तो कैसे दिखाई देगा। तो यहां पर आपको जमा पक्ष या क्रेडिट दिखाई दे रहा है, प्राप्ति या नाम पक्ष या भुगतान दिखाई दे रहा है। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज आ जाएंगी, निर्यात, इसमें वस्तुएं, सेवाएं, फिर अंतरण भुगतान, फिर यहाँ क्या है, आयात। ठीक है, वस्तु, सेवाएं, अंतरण भुगतान, ये चालू खाता के अंदर दिखाई दे रहा है। पूंजी खाता में क्या दिखाई दे रहा है, जो पैसा मिलेगा, विदेशों से ऋण लेना तो पैसा आपको मिलेगा, क्रेडिट में जा रहा है। बाहरी देशों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश, इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मान लीजिए बाहर के देशों ने आकर आपके अंदर निवेश किया, तो उस निवेश से आपको पैसा मिल रहा है। ठीक, सरकारी निपटान खाता, ठीक है, ये सारे क्रेडिट की चीजें हम देख रहे हैं। अब इसी तरीके से यहां पर अगर हम डेबिट का देखें, जैसे तो यहां देखिए विदेशों को ऋण देना, अगर आप किसी दूसरे को ऋण देंगे तो पैसा बाहर जाएगा डेबिट में। विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश, आप खुद जाकर, आपके देश के लोग या सरकार जाकर बाहर कोई निवेश या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज आपके डेबिट साइड में आएगी। सरकारी निपटान खाता, ये पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह ये मैंने आपको एक क्या दिखाया, एक स्ट्रक्चर दिखाया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इस तरह से क्रेडिट डेबिट में चीजें दिखाई जाती है।
अब देखिए अब अगर आप मदों की बात करें, आइटम्स की बात करें कि क्या क्या चीजें इसमें धीरे धीरे इंक्लूड होंगी, क्या क्या, तो हमने 4 हेडिंग्स तो इसको देख ली, पर इसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे उन हेडिंग में क्या क्या चीजें शामिल होंगी वो भी समझते हुए चलना है। भुगतान संतुलन किसी देश के संपूर्ण लेन देन अर्थात संपूर्ण विकलन यानी डेबिट और समस्त समाकलन यानी क्रेडिट का एक विवरण होता है। तो जैसे आप ये बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि पूरे देश के साथ जो हम अंतर व्यवहार या व्यापार करते हैं उसका एक विवरण होता है, उसी तरह ये डेबिट और क्रेडिट का भी विवरण होता है। ये आप कितना पैसा आपको मिल रहा है, कितना पैसा आपको देना है, इसका भी एक विवरण इसमें चलता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बाईं ओर सभी प्रकार के दृश्य और अदृश्य निर्यात और उनके मूल्यों का तथा दाईं ओर दृश्य और अदृश्य आयात तथा उनके मूल्यों का विस्तार पूर्वक विवरण किया जाता है। तो ये तो हमने देख ही लिया कि अदृश्य मदों में जितनी आपका पूंजी है और जितनी सेवाएं हैं और दृश्य में जितनी वस्तुएं हैं इनका आयात निर्यात रखा जाता है। तो आप अगर दृश्य मदों को अगर निर्यात कर रहे हैं और अदृश्य मदों को, तो वो आपके क्रेडिट साइड में जाएगा, और दृश्य और अदृश्य मदों का आयात कर रहे हैं तो डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहां पर वस्तुओं का निर्यात आप देख रहे हैं, यहां वस्तुओं का आयात देख रहे हैं। अब यहां पर क्या किया गया है, थोड़ा सा आइटम को और ब्रॉड किया गया। जैसे वस्तुओं का निर्यात, फिर वस्तुओं में दी गई सेवाएं कौन कौन सी, जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा सेवाएं, विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेशनल, इनकी सेवाएं, शिक्षा एवं यात्रियों की सेवाएं। जैसे मान लीजिए कि वहां से कोई आया व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने और या एज अ टूरिज्म कोई यात्री बन के आया तो आपको पैसा दे रहा है, तो ये सारी चीजों का भी एक्सपोर्ट माना जाता है। जैसे मान लीजिए ना कि आपके यहाँ जब कोई व्यक्ति टूरिज्म के लिए आता है, आपके यहाँ टूरिस्ट बन के रहता है, आपको पैसा पे करता है, तो ये मान के चला जाता है कि आपने पर्यटन का निर्यात किया, आपने टूरिज्म का निर्यात किया। ठीक, अब आया यहाँ देखिए डेबिट साइड में क्या आएगा, मान लीजिए आपने वस्तुओं का इंपोर्ट किया, विदेशियों से प्राप्त सेवा की, जैसे व्यापारिक कंपनियों से कोई सेवा आपने ली। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है, मारुति सुजुकी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो कार में एसी फिट करना है वो कोई जापान की कंपनी करेगी, तो उसने उसकी सर्विस ली, तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। विशेषज्ञों से आपने सेवाएं ली, वहां के डॉक्टर, वहां के इंजीनियर, वहां के साइंटिस्ट, वहां के राइटर्स, उनसे कोई हम सेवा ले रहे हैं। शिक्षा के लिए हमारे लोग बाहर जा रहे हैं या पर्यटन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये चीजें सेवाओं में आ जाएंगी। अब देखिए विदेशी ऋण और विनियोजित पूंजी से कोई मूलधन मिला है, ब्याज मिला है, लाभांश मिला है, अगर मिला है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। अगर आपने विदेशों के पूंजी का भुगतान किया है या मूलधन कोई लोन लिया था उसको चुका दिया है, वो डेबिट साइड में जाएगा। विदेशी सरकारों द्वारा दूतावासों पर व्यय राशि, हर देश की राजधानी में दूसरे देश का एक दूतावास या एम्बेसी होती है। जब नेशनल इनकम आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें और डिटेल में इसकी चर्चा आएगी। तो अगर दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने दूतावास जो भारत में है उस पर आकर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसा हमारे देश में आएगा, तो वो पैसा कहां जाएगा, वो हमारे क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर जनसंख्या के प्रवास से जो पैसा मिल रहा है, मान लीजिए जनसंख्या है वो कहीं बाहर रह रही है, उसको ये वो जाकर अगर विदेशी किसी देश में रह रही है, वो हमको पैसा भेज रही है, जिसको प्रेषण या रेमिटेंस कहते हैं, तो उस वो क्रेडिट में जाएगा। और जनसंख्या क्या कर रही है, अगर बाहर जाकर रह रही है तो उसको विदेशों को धन देगी। तो जैसे मान लीजिए कोई जनसंख्या विदेशों की हमारे यहाँ के रह रही है, तो हमारे यहाँ के रह रही है तो पैसा देगी, तो पैसा अगर देगी, हमारे यहाँ आवास करके आके रहेगी, तो पैसा हमारी कंट्री में आएगा, तो उसको क्रेडिट बोलेंगे। और मान लीजिए यहाँ से कोई लोग जाकर विदेशों में रह रहे हैं और भारत का पैसा वहां लगा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, वो डेबिट आ जाएगा। फिर और देखिए पूरे आइटम्स को अब खोल दिया गया कि क्या क्या आइटम्स, अब ये जैसे एक पक्षीय भुगतान का उदाहरण है, विदेशों से कोई दान मिला, हर्जाना हुई, क्षतिपूर्ति हुआ। इसी तरह हमने अगर विदेशों को कोई दान दिया, हर्जाना हुआ या क्षतिपूर्ति पैसा दिया, तो ये डेबिट चला जाएगा। स्वर्ण का आयात हुआ तो उससे पैसा हमको आया, ठीक, स्वर्ण का निर्यात किया तो डेबिट। पूंजी का आयात, अगर मान लीजिए हमने कैपिटल, हमारे देश में कैपिटल, स्वर्ण का आयात मतलब वो सोचेगा सर इंपोर्ट से पैसा कैसे मिलेगा, मतलब सोना हमारे यहाँ आया ना, तो इससे फिर क्या हुआ, पैसा हमको मिला। इसी तरह अगर पूंजी यहाँ पर आई, एफडीआई लेकर यहाँ कोई आया तो पैसा हमको मिला, और हम पूंजी अगर बाहर भेज रहे हैं या सोना बाहर भेज रहे हैं तो ये हमारे डेबिट साइड में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए हमको कोई गिफ्ट की प्राप्ति हुई तो क्रेडिट, हमने गिफ्ट किसी को दिया तो डेबिट। ये मैंने सारे एग्जांपल्स लिख लिए इसी तरह, ये एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगर मुद्रा की प्राप्ति हमको हो रही है, किसी भी माध्यम से हो रही है, चाहे पर्यटन से, शिक्षा से, व्यवहार से, किसी तरीके से, तो सब क्रेडिट। लास्ट में भूल चूक में भी जो पैसा मिलने वाला है वो इसमें लिख दिया जाता है, जो भूल चूक में पैसा देने वाला होता है उसमें लिख दिया जाता है।
तो ये मैंने अलग अलग आइटम्स के हिसाब के आपको एग्जाम्पल्स समझा दिए। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अगर कोई परीक्षा में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए कि भुगतान संतुलन के क्रेडिट साइड में या लेनदारियों में होने वाले आइटम्स की चर्चा करिए, तो आप इन एग्जाम्पल्स की चर्चा कर सकते हैं। या अगर आपके सामने एग्जाम्पल ही दे दिया और बोला कि आप कैटेगराइज करिए कि किस में लिखे जाएंगे, तो आप उसको कैटेगराइज करके उदाहरण बता सकते हैं। ठीक इसी तरह देनदारियों वाले में भी उदाहरण को आप बता सकते हैं। अब जो तालिका में आपने अलग अलग चीजें देखी हैं, उनका एक बार विस्तृत चर्चा करके उसको हम बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। जैसे सबसे पहले वस्तुओं का आयात निर्यात हमने उसमें लिया था, तो क्या देखा था, प्रत्येक देश अन्य देशों से वस्तुओं का आयात निर्यात करता है, इसे दृश्य या विजुअल आइटम्स कहा जाता है। तो ठीक है, जिन वस्तुओं का भी आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सारी चीजें आएंगी। एक देश द्वारा जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, उनके मूल्यों को भुगतान संतुलन के क्रेडिट साइड में रखा जाता है। तो मैंने आपको डिटेल में ये चीज समझा दी है, फिर से आपके लिए एक छोटे नोट्स के तौर पर मौजूद है। और अन्य देशों से आयात की गई वस्तुओं के मूल्य को नाम पक्ष या डेबिट साइड में लिख दिया जाता है। ठीक है, और जमा पक्ष इसकी लेनदारियों को दिखाता है और नाम पक्ष देनदारियों को। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। जो जमा पक्ष होगा उसमें लेनदारियां या एसेट्स होंगे, और जो नाम पक्ष होगा, इसको नाम पक्ष के नाम से बोलते हैं, जो आपकी लायबिलिटीज होंगी। तो ये भुगतान संतुलन का फॉर्मेट रहता है। तो वस्तुओं के आयात निर्यात को हम कुछ इस तरह दिखाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेवाएं, तो दूसरी मदे क्या थी उसमें, सेवाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज। सर्विसेज, ठीक। और इसका क्या होता है, ये अदृश्य मदों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आयात निर्यात के अतिरिक्त सेवाओं का भी आदान प्रदान किया जाता है। अब इन सेवाओं का बड़ा विस्तृत रोल है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें पर्यटन, इसमें चिकित्सा, इसमें शिक्षा, इसमें सारे सर्विसेज आती हैं। एक नया आजकल वर्ड चल रहा है जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं, वो है चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन, जिसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। अब ये क्या है, ये भी एक तरीके का सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। जैसे मान लीजिए अगर आपके यहां मेडिकल कारणों से कोई लोग आते हैं और आपके यहां क्या करते हैं, आकर इलाज करवाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने मेडिकल टूरिज्म का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपको पैसा मिलेगा। और आप अगर मेडिकल के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो वो इंपोर्ट मान लिया जाता है। तो अदृश्य मदों में सेवाओं को शामिल किया जाता है। इन सेवाओं के लिए एक पर्टिकुलर पेमेंट या मूल्य चुकाया जाता है, जिसकी चर्चा अभी मैंने आपको डिटेल में की है। इन सेवाओं को अदृश्य आयात निर्यात में रखा जाता है, क्योंकि इनकी सेवाओं की मात्रा, मूल्य के बारे में किसी भी देश के बंदरगाह या हवाई अड्डों पे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अब कहीं आप पोर्ट पे जाके ये देखिए कि कितनी डॉक्टरी सेवाएं दी गई हैं, कितनी इंजीनियरिंग की सेवाएं दी गई हैं, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, बट इट इज पेड एंड ट्रीटेड एज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्मरण रहे कि जो देश अन्य देशों को सेवाएं प्रदान करता है, उसके बदले में भुगतान प्राप्त होता है। तो अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको पेमेंट वापस मिलेगी। आप सर्विसेज अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट आपको देना पड़ेगा। और ये दोनों चीजें कहां नोट की जाती हैं, भुगतान संतुलन के करेंट अकाउंट में नोट की जाती हैं। ठीक है, अच्छा। अब सेवाओं के लिए प्राप्त होने वाला मूल्य भुगतान संतुलन के जमा पक्ष में यानी क्रेडिट साइड में जाता है, और सेवाएं अगर आप ले रहे हैं तो वो कहां चला जाएगा, वो डेबिट साइड में चला जाएगा, नाम पक्ष में। तो ये ध्यान रखिएगा, जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड, नाम पक्ष यानी डेबिट साइड। इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। ये क्वेश्चन मतलब आपको आंसर लिखने में भी इजी रहेगा और आप कंसेप्ट भी ठीक समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ही आ जाता है कि किसी वस्तु के लिए सेवाओं को जमा पक्ष में लगाया गया, तो सेवाओं का आयात है कि निर्यात है, तो यहां से आप क्लासिफाई कर लेंगे इजिली, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब देखिए, सेवाओं को भी कुछ प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सेवाएं, जो भी प्रोफेशनल हैं, इनकी सेवाएं जो भी ली जाती हैं। तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आप सारी चीजें रख लेंगे, जैसे कि जो भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज से रिलेटेड सर्विसेज। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि लेट सपोज अगर कोई मोटर कंपनी है, उसको अपना कोई मोटर फिट करना है या रेफ्रिजरेटर या एसी फिट कराना है, और उसने बोला कि हम इस चीज को जापानीज या चाइनीज जो कंपनीज है उससे फिट कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये व्यापारिक प्रतिष्ठानों का, और पूरा ट्रेड वाला सर्विस भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा विशेषज्ञों की सेवाएं, जिसमें मैंने आपको बताया लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ठीक है, साइंटिस्ट, इनकी जो सर्विसेज का लेन देन है, और शिक्षा एवं यात्री, पर्यटकों की सेवाएं, ये भी हमने चर्चा की थी। ये सब अदृश्य मदों में आएंगी। ऋण, ब्याज एवं लाभांश, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरह का क्या है, ये आपने यूनिलेटरल पेमेंट्स में जो चीजें नोट कर रहे थे, ये इसके बारे में है। और यहां पर क्या है, सॉरी, जो पूंजी वाला पूरा ट्रांजेक्शन है वो इसमें आ जाता है, और ये भी आपके बैलेंस ऑफ अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में मेंशन किया जाता है।
तो ऋणदाता देश के लिए यह अदृश्य आयात होता है क्योंकि ऋण की राशि देश को देनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये ऋण वाले की यूनिलेटरल मत रखिएगा, ये पूंजी वाले में ये ध्यान रखिए। तो अब अगर आप कहीं से लेट सपोज लोन ले रहे हैं तो आपके वो क्रेडिट साइड में आएगा, भले आपको पेमेंट करनी है बाद में, बट तुरंत तो क्रेडिट में जाएगा वो। अच्छा, इसके विपरीत ऋणी देश के लिए अदृश्य निर्यात होता है। तो मान लीजिए कि जो ऋणदाता देश है वो अदृश्य आयात है क्योंकि उसको उस समय देना पड़ रहा है। इस कंफ्यूजन से कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। जैसे मान लीजिए एक देश कोई किसी को लोन दे रहा है तो आपको लगेगा सर इट इज क्रिएशन ऑफ असेट, तो वो तो हमारे लिए एक एक्सपोर्ट हुआ। नहीं नहीं, फिलहाल में तो आपके यहां से कैपिटल निकल के जा रहा है तो आपके लिए वो एक इंपोर्ट हुआ, और जिस देश में पैसा, जो ऋणी देश है जिसने पैसा लिया है, उसके लिए वो एक निर्यात यानी कि क्रेडिट में आएगा। ठीक, क्योंकि उसको पैसा प्राप्त हो रहा है। सॉरी, अतः जिस देश से पूंजी विदेशों को भेजी जाती है उस देश को ब्याज एवं लाभांश प्राप्त होता है। हाँ, यह जरूर है कि जब आप ऋण भेजेंगे और उससे जब इंटरेस्ट आपके पास वापस आएगा सॉरी, जब डिविडेंड आपके पास वापस आएगा तो वो आपके लिए एक निर्यात का काम करेगा। अतः प्राप्त होने वाली ब्याज और लाभांश की राशि विनियोजक देश के लिए अदृश्य निर्यात के समान होती है, जब ब्याज और लाभांश की राशि भुगतान करने वाले जो देश हैं उनके लिए आयात होती है। तो तीन कैटेगरी आप समझ लीजिए, एक तो ऋण और दूसरा ब्याज और लाभांश। तो जो ऋण वाला मुद्दा है वो जो ऋण देता है उसके लिए आयात है, इसलिए आयात है क्योंकि उसको पैसा दूसरे जगह देना पड़ रहा है, और जो ऋण लेता है उसके लिए वो निर्यात है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन जब आप ब्याज और लाभांश की बात करेंगे तो ब्याज जिसको मिलता है उसके लिए निर्यात है, और जो दे रहा है उसके लिए आयात है क्योंकि उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो किसी भी माध्यम से अगर पैसा प्राप्त होता है तो वो एक्सपोर्ट और क्रेडिट में जाएगा, और किसी भी पैसे हालात में अगर पैसा देना पड़ रहा है तो वो इंपोर्ट डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। विदेशों में सरकार का व्यय, तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर गवर्नमेंट जो व्यय कर रही है, जो पैसा खर्च कर रही है, चाहे किसी तरीके से, जैसे वहां सरकार का दूतावास होता है, सरकार के कई ऑफिसेस होते हैं, जाकर खर्च करती है, कई बार कई समिट्स में सरकार जाती है, पार्टिसिपेट करते हैं, वहां उसका खर्च होता है। तो जिस तरीके से भी वो पैसा खर्च करती है वो उसके लिए एक आयात हो जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया जाकर अपने ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन हर जगह के ऑफिसेस में पैसा खर्च कर रही है, तो हमारे लिए वो आयात होगा, पैसा हमारा डेबिट होगा। लेकिन अगर बाहरी देश के लोग हमारे देश में आकर अपने एम्बेसीज को ठीक कर रहे हैं तो हमारे लिए वो निर्यात होगा और हमको पैसा प्राप्त होगा क्रेडिट में। व्यय की राशि उस देश के लिए अदृश्य आयात के समान होती है। इसके विपरीत जिस देश में दूतावास स्थापित किया जाता है उसे व्यय की राशि प्राप्त होती है, इसलिए उसके लिए वो निर्यात के समान हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं जिसको आपको समझ के चलना है। फिर आता है गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या है? ये एक तरह का एक पक्षीय अंतरण है, यानी यूनिलेटरल पेमेंट्स। ठीक है, चार हेडिंग्स जो थी उसी के अंदर सब आएगा। ये जो एक पक्षीय अंतरण है, यानी मान लीजिए कि कोई एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है, तो अब इस गिफ्ट वाले पोजीशन में होगा ये कि जिस देश का व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है वहां के लिए वो आयात हो जाएगा क्योंकि पैसा उसको बाहर देना पड़ रहा है, और जिस व्यक्ति को गिफ्ट रिसीव हो रहा है उसके लिए वो निर्यात हो जाएगा क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। तो यदि एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिक को वस्तुओं के उपहार भेजते हैं तो दूसरे देश के भुगतान संतुलन के पक्ष में जमा किया जाएगा, यानी जिसको गिफ्ट मिलेगा उसके यहां वो जमा या क्रेडिट साइड में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो देश उपहार देता है उसको बदले में कोई भुगतान नहीं मिलता, इसलिए इसे एक पक्षीय हस्तांतरण या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहे जाते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिस इज ट्रांसफर्स। ठीक है, इसे यूनिलेटरल ट्रांसफर के मद में रखा जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या है? जो एक तरफ से भुगतान किए जा रहे हैं। दूसरा है विदेशों को दिए जाने वाला अनुदान, क्षतिपूर्ति या जुर्माना। तो आप फॉरेन कंट्रीज को जो भी ग्रांट दे रहे हैं या जो क्षतिपूर्ति, मान लीजिए कि किसी तरह का आपसे कोई नुकसान हो गया है, उस नुकसान की भरपाई के लिए आप पैसा दे रहे हैं, या आप कोई फाइन या जुर्माना भर रहे हैं, तो अब जो देश भरेगा उसके लिए फिर क्या हो जाएगा? आयात हो जाएगा, और उसके वो पैसा डेबिट साइड में चला जाएगा। और जो देश उसको रिसीव करेगा उसके लिए वो निर्यात हो जाएगा और उसके पैसा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो जब कोई एक देश दूसरे देश को अनुदान, क्षतिपूर्ति या जुर्माना आदि के कारण धन देता है तो यह प्रथम देश के लिए अदृश्य आयात हो जाता है और दूसरे देश के लिए प्राप्त धन अदृश्य निर्यात होता है। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दीर्घकालीन निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
अब देखिए, 1 वर्ष या उससे अधिक लंबी अवधि के लिए किए जाने वाले निवेश को दीर्घकालीन निवेश कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और जब ये दीर्घकालीन निवेश कोई एक देश दूसरे देश में जाकर करता है तो जो देश निवेश कर रहा है उसके लिए आयात हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जो देश निवेश करेगा उसके लिए आयात हो जाएगा, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ रहा है कहीं दूसरी जगह, और जिस देश को प्राप्त हो रहा है निवेश उसके लिए वो निर्यात है, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। जिस देश में उक्त प्रकार का निवेश किया जाता है वह उन्हें जमा पक्ष में रखते हैं, ठीक। और जिस देश के निवासी या निवेश करते हैं उसे नाम पक्ष या देनदारी दर्शाते हैं, लायबिलिटीज में उसको ले जाते हैं। तो ये तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। स्वर्ण का आवागमन, अब मान लीजिए कि कोई देश के अंदर सोना आ रहा है तो जमा पक्ष में जाएगा, अगर सोना वो दे रहा है निर्यात माना जाएगा, देगा तो आयात माना जाएगा, और उसके वो नाम पक्ष में जमा हो जाता है, ठीक है, आयात के रूप में जमा हो जाता है। और भूल चूक लेन देन होती है, जैसे मान लीजिए भूल चूक में कोई पैसा आपको मिलना है, आपने रिसीव कर लिया तो वो आपके लिए एक निर्यात हो गया, पैसा आ गया, और कोई पैसा आपको देना पड़ गया तो वो आपके लिए एक आयात हो गया, आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीजें इस पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजैक्शंस में होती है, जो आप यहीं समझ लीजिए। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के आप ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं इसमें आपको 2 तरह के ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे। एक, जैसे मान लीजिए एक कंडीशन आ सकती है, यही समझ लीजिए, जैसे हमने ये ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अकाउंट बनाया था, अब मान लीजिए ये सारी लेनदारी मिलाकर हो गया 1000, ठीक, और ये देनदारी हो रही है 1200, ठीक। अब देखिए यहां पर ये सारे आयात निर्यात ये सारी चीजें यहां पर रखी गई हैं, यहां देनदारियां रखी गई हैं। अब ये 1200 को आपको इसको भी 1200 करना पड़ेगा, तभी दोनों बैलेंस होंगे। तो यहां आपने एक चीज ले लिया और वो ले लिया लोन, 200 रुपए का आपने लोन ले लिया, और ये भी अब कितना हो गया, अब ये भी हो गया 1200। अब देखिए ध्यान से, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने किए थे ये कहीं ना कहीं लाभ के उद्देश्य से या व्यापार के उद्देश्य से किए थे, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे आपने किए जो इस घाटे को एडजस्ट करने के लिए किए, जैसे लोन वाला, तो ये हो जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक। तो ये हो जाते हैं ऊपर के ऑटोनोमस स्वतंत्र सौदे, और जो घाटों को एडजस्ट करने के लिए सौदे किए जाते हैं वो अकोमोडेटिंग हो जाते हैं। ध्यान समझिए, स्वतंत्र सौदे वे हैं जो भुगतान संतुलन के तत्व से स्वतंत्र रूप से व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से पूंजीगत और चालू खाते के बीच में किए जाते हैं। देखिए भुगतान संतुलन के 2 खाते हैं, चालू और पूंजी, उसको और डिटेल में देखेंगे। चालू खातों में 3 आते हैं, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय भुगतान, और पूंजी वाला भुगतान पूंजी खाते में जाता है। तो इन सभी भुगतानों में जो लाभ कमाने के लिए किया जा रहा है वो सीधे सीधे स्वतंत्र सौदा कहा जाता है। इन्हें स्वतंत्र पूंजी प्रवाह भी कहते हैं, यानी फ्री कैपिटल फ्लो, फ्री कैपिटल फ्लो भी कहा जाता है। ये क्रेडिट या डेबिट सौदों जैसी स्वतंत्र आर्थिक क्रियाओं से पैदा होते हैं। ये सभी सौदे भुगतान संतुलन पर प्रभाव तो डालते हैं, लेकिन इनका प्रयोजन भुगतान संतुलन नहीं होता, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए नहीं होते हैं, ये अपने फायदे के लिए होते हैं। स्वतंत्र सौदों को रेखा से ऊपरी सौदे या एबव द लाइन ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। तो जो स्वतंत्र सौदे होते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोनोमस पेमेंट्स, ठीक है, इसको कहते हैं ऑटोनोमस पेमेंट्स। हाँ यहां लिखा भी हुआ है, देखिए ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ दिया जाता है। तो ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं, एबव द लाइन ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से व्यापारिक लाभ के लिए होता है, ना कि क्या होता है कोई भुगतान शेष को या बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समायोजक सौदे क्या है, जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस है। तो समायोजक सौदे वे हैं जो भुगतान संतुलन में आय संतुलन को दूर करने के लिए, आय असंतुलन को दूर करने के लिए होते हैं। तो मान लीजिए भुगतान संतुलन में कोई असंतुलन आ गया, क्या अभी मैंने बताया कि लेनदारी कम हो गई, देनदारी ज्यादा हो गई, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए ये सौदे किए जाते हैं। इन्हें समायोजक पूंजी प्रवाह या रेखा से नीचे बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ये ऐसे पूंजी प्रवाह हैं जो लेखांकन की दृष्टि से भुगतान शेष में समानता लाने के लिए होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिल्कुल बैलेंस या समान रखने के लिए ये ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस थे, इसको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। फिर बता देता हूं आपको, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
अब भुगतान संतुलन में असंतुलन का दो प्रकार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप इसको यहां पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एक, भुगतान संतुलन में क्या चीजें होती हैं, लेनदारी या जिसको बोलते हैं क्रेडिट, ठीक, और एक होता है देनदारी या जिसको बोलते हैं डेबिट। तो तीन सिचुएशन हो सकती हैं। एक तीसरी सिचुएशन, ठीक, ठीक है। इन तीन सिचुएशंस का यहां पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए पहला तो ये कि ये अगर दोनों मान लीजिए लेट सपोज ये दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ये है, भुगतान संतुलन, बीओपी में लिख रहा हूं, आप समझेंगे इसको, लेनदारी और देनदारी दोनों बराबर है, तो ये संतुलित भुगतान संतुलन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये बिल्कुल संतुलित है। अगर लेनदारी क्या है, ज्यादा है और देनदारी कम है, यानी लेनदारी अधिक है, ये अगर मान लीजिए अधिक है, ठीक, ये ग्रेटर है, तो इसको कहते हैं भुगतान संतुलन, आधिक्य भुगतान या भुगतान संतुलन का आधिक्य। भुगतान संतुलन आधिक्य। और अगर मान लीजिए लेनदारी कम है, ये देनदारी अधिक है, तो इसको कहेंगे भुगतान संतुलन का घाटा, ठीक है। ये तीन स्थितियां हैं जिसको आपको ध्यान में रख के चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपको भुगतान संतुलन के असंतुलन को दर्शाती हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो भुगतान के संतुलन में असंतुलन का दो प्रकार होता है। एक तो मान लीजिए संतुलित है, जो पहला पॉइंट है, दो मेन है, इसका आधिक्य, जब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भुगतानों से अधिक रहती है तो इस स्थिति में भुगतान संतुलन आधिक्य की स्थिति में रहता है। जैसे विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां 1200 करोड़ हुई और भुगतान 1000 करोड़ का हुआ, तो 200 करोड़ का क्या है, आधिक्य, जिसको सरप्लस भी कहते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को अंग्रेजी में सरप्लस भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी, इस पॉइंट को सरप्लस और इस पॉइंट को डेफिसिट, जैसे बजट में होता था, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो जब आपकी प्राप्ति अधिक हो और भुगतान कम हो तो ऐसी स्थिति को भुगतान संतुलन का आधिक्य कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन का घाटा, तो जब विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां कम और भुगतान अधिक होता है, यानी प्राप्ति इसमें आपको कम होगी और भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा, तो इस स्थिति को भुगतान संतुलन का घाटा कहते हैं। जैसे 1200 करोड़ का भुगतान और 1000 करोड़ की प्राप्ति, तो 200 करोड़ का घाटा, ठीक है। ये आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और लगभग हमने भुगतान संतुलन की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी इसमें आपको कवर करने की कोशिश की है। अब एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप देख लीजिए। जैसे भुगतान संतुलन में जो ये असंतुलन आप देख रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो पहला, तीव्र गति का आर्थिक विकास। अब तीव्र गति का आर्थिक विकास से संबंध ये है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा तेज से डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है और इस डेवलपमेंट में क्या हुआ, अचानक बहुत सारे विदेशी वस्तुओं की जरूरत पड़ गई, आपने सेवाएं इंपोर्ट की, आपने बहुत ज्यादा प्रोफेशनल सर्विसेज इंपोर्ट की, आपने चीजें मान लीजिए बहुत सारी स्टील की चीजें बने, आपने स्टील इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, आयरन इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि आपका आयात बढ़ जाए और उसमें एक असंतुलन आ जाए। दूसरा, चक्रीय उच्चावचन। चक्रीय उच्चावचन होता है जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में। जैसे कभी क्या होता है, कभी बहुत महंगाई या बूम का पीरियड आता है, कभी मंदी का पीरियड आता है। तो मान लीजिए बहुत महंगाई का पीरियड आ गया और इस स्थिति में क्या हो गया, आपके देश में हर चीजें महंगी होने लगी, तो लोगों को लगा कि यार इससे अच्छा हम बाहर से इंपोर्ट कर लें, तो इंपोर्ट बढ़ गया और आपका संतुलन बिगड़ गया, घाटा हो गया। अधिक विनियोजन अगर आप करेंगे तो भी यही होगा, ट्रांजैक्शंस। उत्पादन में गिरावट, अभी मैंने बताया, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन लेवल बहुत डाउन हो गया तो आपके यहाँ चीजें मिली नहीं रही, आप बाहर से इंपोर्ट होना शुरू हो गया, तो ऐसी स्थिति भी खराब हो जाएगी। दूतावासों पर अधिक व्यय, आपके जो बाहर के दूतावास है वहां पर जाकर आप खूब ज्यादा व्यय कर रहे हैं, खूब ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है पैसा बाहर जाए ज्यादा, तो आपका भुगतान संतुलन खराब हो जाए। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि,
मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कॉइन का। मान लीजिए आपके यहाँ का जो मनी है वो दूसरे देशों को बहुत महंगी लग रही है, यानी पहले $1 के बदले 70 था, अब आपने अचानक 50 रुपया हो गया, तो जो विदेशी लोगों को लगेगा यार पहले हम $1 में 70 रुपए की चीजें इंडिया से खरीदते थे, अब 50 रुपए की चीज खरीद पाएंगे, तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो घट जाएगा, बाहर के लोग आपकी चीजें खरीदनी बंद कर देंगे, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इससे खराब हो सकता है, डिसबैलेंस होता है। मांग में कमी, जाहिर सी बात है, व्यापार की शर्तों में परिवर्तन, आपने कोई ट्रेड के नियम थे उसको चेंज कर दिए, उस वजह से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट गड़बड़ हो गया। आयात अगर आप बहुत ज्यादा करने लगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। सीमित वस्तुओं का निर्यात अगर आप करने लगे कि भाई हम कम ही निर्यात करेंगे, कोटा लगा देंगे, तो भी आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। जनसंख्या में अगर बहुत वृद्धि होगी तो डिमांड बहुत बढ़ेगी, लोग बाहर से खूब डिमांड करेंगे, खूब इंपोर्ट करेंगे। और प्रदर्शन प्रभाव, कभी कभी आप क्या करते हैं कि दुनिया के देशों का के जो कल्चर है, पहनावा है, खान पान है, इसको अपनाने के चक्कर में बाहर की चीजें इंपोर्ट करना ज्यादा शुरू कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में भी फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में भी आपकी जो इंपोर्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और आपके यहाँ का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो सकता है। तो ये उस डिसबैलेंस या डिसइक्विलिब्रियम का कारण हो सकता है। अब देखिए, ये जो संतुलन में असंतुलन आया है, इसको ठीक करने के 2 उपाय हो सकते हैं। एक तो मौद्रिक उपाय, जिसमें आप पैसे का कुछ ना कुछ चेंज करिए, कुछ ना कुछ यूज करिए और उसको चेंज करिए। दूसरा होता है अमौद्रिक उपाय, जिसको नॉन मॉनेटरी मेजर्स कहते हैं। अब इनमें क्या अंतर है उसको आप समझ लीजिए। मौद्रिक उपाय में क्या होता है, स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य का ह्रास, ठीक, यानी आप जो स्वदेशी मुद्रा है उसका जो वैल्यू है उसको थोड़ा नीचे कर दीजिए। आपने सुना होगा ना कि डीवैल्यूएशन, गवर्नमेंट उसको नीचे करती है, यानी कि अब आपकी मुद्रा जो महंगी हो गई थी लोगों को थोड़ी सस्ती पड़े और आपका एक्सपोर्ट बढ़े। मुद्रा का अवमूल्यन, जिसकी चर्चा भी की जा रही थी। एक तो मूल्य का ह्रास होता है जो अपने आप बाजार के हिसाब से हो जाता है ना, बाजार के डिमांड सप्लाई से मुद्रा की वैल्यू नीचे हो जाती है, या तो वो हो जाए, या अवमूल्यन, गवर्नमेंट उसको खुद नीचे कर दे। और तीसरा मुद्रा का संकुचन। ये 3 वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मनी के वैल्यू को कम करके आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। अमौद्रिक उपाय, जैसे आप आयात में कटौती कर दीजिए, इंपोर्ट में थोड़ा आप इंपोर्ट को कंट्रोल करिए। कैसे? लाइसेंस कोटा प्रणाली। पहले के जमाने में इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आप पढ़ेंगे, लाइसेंस कोटा प्रणाली का मतलब ये है कि हर चीज जो धड़ल्ले से इंपोर्ट की जा रही है उसको इंपोर्ट करने के लिए कोई लाइसेंस सिस्टम लगा दीजिए कि नहीं, आप इस चीज को नहीं कर सकते। कोटा यानी कि एक अमाउंट फिक्स कर दीजिए कि इतनी मात्रा से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक पक्षीय कोटा प्रणाली, एक तरफ से लगा दीजिए कि इंपोर्ट पे हम कोटा लगाएंगे, एक्सपोर्ट पे कोई कोटा नहीं होगा, एक्सपोर्ट आप धड़ल्ले से करिए। ठीक, द्विपक्षीय कोटा प्रणाली भी कर सकते हैं। निर्यात यानी एक्सपोर्ट अपना बढ़ाइए, अपना जो ट्रांजैक्शन है उस पर कंट्रोल करिए कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट वाला ट्रांजैक्शन ना हो सके। तो इन तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इन जो कटौती आई है, डिसइक्विलिब्रियम आया है, उसको कम कर सकते हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना बहुत इंपॉर्टेंट, टूरिज्म। ठीक, अब जो विदेशी पर्यटक हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करिए। केवल और इसके साथ साथ आप एक और चीज इसमें ले सकते हैं, विदेशी निवेशकों को, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना ताकि पूंजी आपके देश में बाहर से आए। ठीक है, आकर्षित करना। आपने बहुत सुना होगा प्रधानमंत्री के मुंह से, क्या? मेक इन इंडिया। अब इसमें देश क्या कोशिश कर रहा है कि बाहर के जो निवेशक हैं वो हमारे यहां आकर क्या करें, इन्वेस्ट करें, यानी कैपिटल हमारे यहाँ आए, एफडीआई, एफआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो, तो पैसा हमारे यहाँ आएगा, तो हमारे यहाँ का जो भुगतान संतुलन में मिसमैच है वो ठीक हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण, अगर आपको लगे कि अब आप बिल्कुल फॉरेन पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है, या आपके पास विदेशी मुद्रा का कोष नहीं है, आपका इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो आप ऋण भी ले सकते हैं। जैसे नई आर्थिक नीति जब इकोनॉमिक क्राइसिस 1990s के आसपास आई थी तब आपने किया था। तो ये कुछ उपाय हैं जिन उपायों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, भुगतान संतुलन में आए समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब भुगतान संतुलन के क्या महत्व है, ये आखिरी पॉइंट आप देख लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का ज्ञान, यानी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका ज्ञान आप निकाल लेंगे। जैसा ही आप देशों के भुगतान संतुलन का स्टडी करते हैं तो आपको पता लग जाता है कौन से देश में ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, कौन से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति का ज्ञान, जैसे मान लीजिए आप भारत से जो भी विदेशी व्यापार हो रहे हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, चीन से, जापान से, सबके साथ उसकी प्रवृत्ति क्या है, किसके साथ इंपोर्ट ज्यादा है, किसके साथ एक्सपोर्ट ज्यादा है, किसके साथ पूंजी का ज्यादा हस्तांतरण हो रहा है, सारी चीजें आप देख लेंगे। देश में पूंजी का आवागमन और नियंत्रण व्यवस्था, तो कैपिटल का कैसे हमको इनफ्लो आउटफ्लो करना है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी देश से बिल्कुल कैपिटल नहीं आ रहा है तो उस देश में हम कैपिटल अपना कम भेजें, ऐसा कर सकते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय भुगतान क्षमता कितनी है पता लग जाएगा।
आप जब जैसे ही भुगतान संतुलन देखेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि क्रेडिट में कितनी पैसे आ रहे हैं, डेबिट कितना करना है, कितना हमारे पास लायबिलिटी है, कितना असेट है। तो उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपकी क्षमता कितनी है। आप जैसे वो कहता है ना कि फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व आपका कितना है, कितना आप सक्षम है उसको पे करने के। विनिमय दरों में परिवर्तन, एक्सचेंज रेट में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है। विभिन्न मुद्राओं में देश के भुगतान शेष की स्थिति का ज्ञान, जो अलग अलग मुद्राएं हैं जैसे पाउंड है, रेनएनबीबी है, यूरो है, डॉलर है, तो अलग अलग मुद्राओं में आपके भुगतान शेष की क्या स्थिति है, यानी इंग्लैंड से कितना ट्रांजैक्शन बाकी है, अमेरिका से कितना बाकी है, किस मुद्रा में आपको ज्यादा पेमेंट करना है, किससे ज्यादा लेना है, ये पता लग जाएगा। राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से घटता बढ़ता है, शुरू में ही बताया था। देशी व्यापार में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था पर विदेशी व्यापार का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीजों का ज्ञान करने के लिए भुगतान संतुलन का लाभ या महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे हमने शुरू में ही कहा था ना कि ये आर्थिक व्यवहारों का परिमाणात्मक सारांश है। इट इज अ क्वांटिटेटिव समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। तो वो जो समरी होता है उसको देखकर आप ठीक से आर्थिक स्थिति और विदेशी व्यापार की स्थिति का पता लगा पाते हैं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भुगतान संतुलन का महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इसमें चालू खाता और जो करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है इसकी चर्चा हम अलग सेशन में करेंगे। बाकी सारे पॉइंट्स को हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर पॉइंट समझ में आ गए हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप कक्षा 6 से 12 तक कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने क्लास 12 सेलेक्ट किया तो मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की बिल्कुल डिटेल पढ़ाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिलता है। इसके साथ साथ आपको छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते हैं। इसके साथ आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन एमसीक्यूज दिखाई देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। सब क्रमबद्ध तरीके से आपको वेबसाइट पर लगे हुए मिल जाएंगे। और सबसे खास बात ये होती है कि ये कक्षा 6 से 12 तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क होता है। आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन वेबसाइट पर आकर नहीं लेनी है। बस इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।